नमस्कार दोस्तों, आउटलुक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवान शुक्ला लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए सामान्य अध्ययन विषय की एक और क्लास। सामान्य अध्ययन विषय की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पिछले वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों का, जो पिछले वर्षों में पूछे गए, और उनसे संबंधित तथ्य हम देखेंगे जो आने वाली परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम उन बातों को पढ़ने की ज्यादा कोशिश करेंगे, उन प्रश्नों को देखने की ज्यादा कोशिश करेंगे जिनके आने की संभावना है, ना कि वो जिनके वायरल जाने की संभावना है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी यदि आप पूरी तरीके से मेरे साथ इस क्लास में बने रहेंगे, और इस बात का अर्थ आपको क्लास के अंत में समझ आ जाएगा, इस बात का फर्क समझ आएगा। ज्यादा विलंब ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ठीक, तो अब इसके लिए हम समझ लेते हैं कि भारत में हुआ क्या था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, और इसी तरीके से अगले ही वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इन दोनों ही युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, जबकि दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इसके साथ ही दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। लेकिन मोहम्मद गौरी को अपना साम्राज्य चलाने वापस समरकंद जाना था, अपनी राजधानी जहां से वो आया था। तो वो दिल्ली सल्तनत पर अपना गुलाम बैठा करके गया हुकूमत करने के लिए, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस तरीके से चूंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इस वजह से इसने जिस राजवंश की नींव रखी दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उसको गुलाम राजवंश या फिर ममलुक राजवंश बोला गया। यह दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाला पहला राजवंश था, है ना। दिल्ली पे हुकूमत करने वाले राजवंशों को हम मेजरली दो भागों में बांटते हैं, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल साम्राज्य। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए। उन 5 राजवंशों के नाम हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। पहला गुलाम या ममलुक राजवंश हुआ। दूसरे राजवंश को हम लोग खिलजी राजवंश बोलते हैं। क्या नाम है? खिलजी राजवंश बोलते हैं दूसरे राजवंश को। तीसरे राजवंश को हम नाम देते हैं तुगलक राजवंश। तुगलक के बाद यहां पर हुकूमत करी किसने? सैयद राजवंश ने। किसने? सैयद राजवंश ने, ठीक है। और सैयद राजवंश के बाद यहां पर अंतिम राजवंश आता है लोधी राजवंश। लोधी राजवंश का अंतिम शासक, जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, उसको हरा करके बाबर दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, जो अंग्रेजों के आने तक अनवरत रूप से जारी रहता है, ठीक है। तो गुलाम राजवंश का अगर हम समय काल देखें तो 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, ठीक है। 1290 में आया खिलजी राजवंश, और यह लगभग 1320 ईस्वी तक हुकूमत करेगा, 30 सालों तक, ठीक है। तुगलक राजवंश 1320 से लेकर के 1414 तक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में सैयद राजवंश आएगा, जो कि 1414 से लेकर के 1451 तक हुकूमत करेगा। और 1451 से लेकर 1526 तक कौन आएगा यहां पर हुकूमत करने? लोधी आएंगे, ठीक। तो इसका पहला जो शासक होगा, पहला सुल्तान होगा, ठीक है, वो कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम राजवंश का संस्थापक रहेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलाम राजवंश या ममलुक राजवंश भी दिया होगा तो हम उसको ठीक मानेंगे। एक प्रश्न और आता है कि दिल्ली पर हुकूमत करने वाली सबसे छोटा राजवंश कौन था? तो खिलजी सबसे छोटा राजवंश था, सबसे छोटे समय तक हुकूमत करी इन्होंने, सबसे कम समय तक, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सैयद और खिलजी में, लेकिन सैयद को देख लो, लगभग 37 सालों तक हुकूमत की थी, इन्होंने 30 सालों तक की थी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो सबसे पहले तो ये समझो, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कौन सी बला है। देखो, सबसे पहले देखो, विश्व में हमको पता है 2 विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक लड़ा गया। 1914 से 18 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद सारे देशों ने एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। मकसद ये कि अब ऐसा युद्ध दोबारा ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, ये सारे देशों के बीच के जो झगड़े थे उनको शांत नहीं कर पाया, और इसका फलस्वरूप 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को यह समझ में आया कि लीग ऑफ नेशन उतना कारगर नहीं साबित हुआ था, इसलिए सारे देशों ने मिलकर के यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संस्था भी बोला आता है ना, संयुक्त राष्ट्र भी बोला जाता है, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संगठन बोला जाता है, इसकी स्थापना करी। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो भैया इसके लिए 24/10/1945 का दिन याद रखना, है ना। इस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, और कहां हुई? अमेरिका का एक शहर जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में इस संगठन की स्थापना हुई। अच्छा,
आज की तारीख में तुमसे पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं, तो 193 देश इसके सदस्य हैं, 193 देश सदस्य हैं। अब एक और बात याद रखना, दुनिया के लगभग जितने भी देश हैं वो उसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है कुल मिलाकर के, ठीक है। बाद में क्या होता है, 1946 में इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर भेज दिया गया, न्यूयॉर्क भेज दिया गया। न्यूयॉर्क क्या है, अमेरिका का एक शहर है। तो आज की तारीख में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो तुमसे पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम स्थिति समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वहां पर कुल 193 मेंबर हैं। देखो 193 मेंबर हैं, ये दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक स्थायी सदस्य होते हैं और एक अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बात समझना। 193 तो टोटल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, संयुक्त राष्ट्र संगठन के। अब इसमें से एक संस्था है इनकी, कुल मिला के यूनाइटेड नेशंस की 6 संस्थाएं हैं, ठीक है। समझो, यूनाइटेड नेशंस की 6 संस्थाएं हैं। ये 6 संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी हैं, संयुक्त राष्ट्र की 6 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है। महासभा के अलावा दूसरी सुरक्षा परिषद है, ठीक है। ये जो 193 मेंबर हैं ये महासभा की हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी है, सुरक्षा परिषद है। तीसरी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में चौथी संस्था कौन सी है, तो चौथी संस्था का नाम है न्यासिता परिषद या ट्रस्टी काउंसिल इसको बोलते हैं, है ना, न्यासिता परिषद, ठीक है। इसके बाद में एक और संस्था है जिसको हम लोग सचिवालय बोलते हैं या यूएन का सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और अंतिम संस्था जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 5वीं है और ये 6ठी है, ठीक है। ये क्या है, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें सबसे ताकतवर जो संस्था है उसको हम लोग सुरक्षा परिषद बोलते हैं। और सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। यही प्रश्न पूछा गया है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या, है ना। तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं, यानी हमेशा रहेंगे। यही 5 सदस्य हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक। तो 5 स्थायी सदस्य के नाम पूछे गए हैं आपसे, तो एकदम आसान जवाब है इसका। देखो इसका है फ्रांस, नहीं ये जवाब नहीं है, डी देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो 2-2 साल के अंतराल पर चुने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद की फसल के रूप में होती है। देखो भारत में फसल के 3 महीने होते हैं, एक खरीफ की फसल होती है, दूसरी रबी की फसल होती है और तीसरी जायद की फसल होती है, ठीक है। रबी, खरीफ, जायद। मैंने खरीफ का लिख दिया यहां पर, जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर महीने में काट ली जाती है। ध्यान से देखना, इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। फसल कब खराब होगी भैया, जब गर्मी होगी और हवा में उमस ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, मॉइस्चर ज्यादा होगा, नमी ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या होगा, फफूंद की ग्रोथ जल्दी होती है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ये सब जल्दी ग्रो करते हैं। इसीलिए हम पाते हैं कि भैया जुलाई का जो महीना होता है, बारिश आ जाती है, गर्मी जा रही होती है, बारिश आ जाती है, तो फसल खराब, चीज खराब जल्दी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे खरीफ की फसल, खा से खरीफ, खा से खराब, ठीक। तो जुलाई में बोई जाएगी जब बारिश आएगी, और कब काटी जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक काटी जाएगी। अब अक्टूबर नवंबर तक ये फसल काट ली गई तो खेत खाली हो गया। अब खेत में कौन सी फसल जो बोई जाएगी, रबी की फसल जो बोई जाएगी, यानी ये फसल अक्टूबर में बोई जाएगी, ठीक है। काटी कब जाएगी, काटी ये मार्च में जाएगी, ठीक है, मार्च में जाएगी, ठीक। फिर मार्च में फसल काट ली, खेत खाली हो गया। अब अप्रैल में कौन सी फसल बो दी जाएगी, जायद की फसल बो दी जाएगी। ये काटी कब जाएगी, जून में काटी जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। तो अप्रैल से जून तक ये काट ली गई, फिर जुलाई का महीना आया, फिर से खरीफ की फसल। तो बस तुमको खरीफ याद रखना है कि खराब होती है फसल, खरीफ, खा से खराब, खा से खरीफ, जुलाई का महीना है, जुलाई से अक्टूबर में काटी जाएगी, फिर सारी फसल अगले ही महीने बो दी जाएगी, है ना। जैसे जुलाई में काटी गई, खेत खाली हो गया, दूसरी बो दी गई, फिर ये मार्च में काटी गई, खेत खाली हो गया, जायद बो दी गई। बात समझ में आ रही है। अब जायद की फसल में पूछा गया है कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि जायद की फसल में इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं सारी फसलों का, ठीक। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है। खरीफ की फसल में आएगी आपकी धान आएगी, ठीक है, ठीक है। फिर गन्ना आएगी जिसको शुगर केन बोलते हो। गन्ने के अलावा आपकी कॉर्न आएगी, मक्का जिसको बोलते हो, मक्का की फसल आएगी, ठीक है, ठीक।
इसके अलावा तुम्हारी जूट आ जाएगी, जूट समझते हो ना, पटसन, है ना, पटसन की फसल आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी उसका नाम लीजिए आप, कुछ सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है, कुछ सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बहुत कम सब्जियां आती हैं इसमें वैसे, ठीक है। और फिर अगर हम जायद की फसल की बात करें, ठीक है, किसकी, जायद की फसल की बात करें, तो जायद में फसल में क्या आएगी, इसमें भी कुछ सब्जियां आती हैं, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, पानी वाले जितने फल होते हैं, खीरा, ककड़ी, ठीक है, फिर तुम्हारा तरबूज, इसीलिए देखो जून जुलाई के महीने में तरबूज और खरबूजा खूब आने लगता है, ठीक है, खरबूजा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोयाबीन हो गया, सोयाबीन जिससे तेल बनाया जाता है, जितने भी तेल बनाने वाली फसल होती हैं, सोयाबीन हो गया, फिर सूरजमुखी हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल भारत में बोई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है। इसमें गेहूं आ जाएगी, ठीक है, गेहूं की फसल आ जाएगी। गेहूं के बाद इसमें आ जाएगी आपकी इसमें भी मक्का आता है, फिर इसके अलावा जौ इसमें आता है, जौ आता है, फिर चना आता है, ठीक है, चने की फसल, सरसों की फसल, ये कुछ उदाहरण हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस इमेज को अभी छोड़ देना, आगे इसका जिक्र आएगा, ठीक है। तो लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? विकल्प है हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। आओ देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता। देखो, इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में भूटिया जनजाति रहती है, ठीक है। कौन रहती है? भूटिया जनजाति रहती है। और इनका जो नया वर्ष है वो दिसंबर में शुरू होता है, ठीक है। तो दिसंबर में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख त्यौहार है बिहू का, ठीक है, वो याद रखना। रोंगाली, पोंगाली, 3 तरीके के बिहू होते हैं, ये आसाम में मनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम पर व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न इसमें लग गया था गलती से, है ना। इस प्रश्न का ये जो रैंक है पुलिस के, ये इसमें लग गए थे गलती से, तो इसको एक बार सही कर लो जरूर, ठीक। रुको 1 मिनट। तो अब देखो, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर पुलिस, उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस निरीक्षक। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा? है निचले क्रम से उचले क्रम में जाना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। इसमें देखो बी वाला जवाब देखो, हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल सबसे पहले आएगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा जिसको निरीक्षक बोलते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर होता है, सॉरी, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई की पोस्ट आती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, और फिर आपका आता है सब इंस्पेक्टर, और फिर इंस्पेक्टर आता है, ठीक है। उसके बाद में सहायक या उप पुलिस अधीक्षक की बात हो रही है, यानी असिस्टेंट या डिप्टी एसपी ऑफ पुलिस की बात हो रही है, सुप्रिंटेंडेंट की बात हो रही है, और फिर आएगा पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आपको रैंक दी गई है, देखो सबसे नीचे हेड कांस्टेबल है, ठीक है, सबसे नीचे हमको कौन दिखाई दे रहा है? हेड कांस्टेबल दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे तो हमको पुलिस कांस्टेबल दिखाई दे रहा है, फिर पुलिस नायक दिखाई दे रहा है, फिर हेड कांस्टेबल दिखाई दे रहा है, फिर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है, फिर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, फिर पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर है, फिर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ और दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कई बार सुप्रिंटेंडेंट भी होते हैं ना, जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता है वहाँ सुप्रिंटेंडेंट भी होते हैं, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो परमवीर चक्र की बात करें तो आज तक परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला हुआ है? 21 लोगों को मिल रखा है, ठीक है, 21 लोगों को दिया गया है, 21 बार दिया गया है। पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? प्रथम बार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। कई लोगों को लगता है कि ये मरणोपरांत दिया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। जैसे योगेंद्र यादव, बाना सिंह, इन सारे लोगों को जीते जी परमवीर चक्र मिला है, तो ये बात गलत है पूरी तरीके से कि सिर्फ मरणोपरांत दिया जाता है। तो ये तुम एक बात ध्यान रखना। फिर भारत में तीन तरीके के, देखो भारत में जो वीरता पुरस्कार है ना, वो 2 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 2 समय दिए जाते हैं। एक तो शांति के समय दिए जाते हैं, शांति काल में दिए जाते हैं, और दूसरे दिए जाते हैं
युद्ध काल में। ठीक है, तो युद्ध काल में और शांति काल में दोनों समय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर शांति काल की बात करें तो कब दिए जाते हैं, कितने तरीके के दिए जाते हैं? सबसे नंबर 1 पर आता है अशोक चक्र। ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार है अशोक चक्र। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। ये शांति काल के समय दिए जाते हैं, जब युद्ध नहीं हो रहा था। युद्ध काल की बात करें तो परमवीर चक्र, एक मिनट रुकना, परमवीर, फिर दूसरे नंबर पर होता है महावीर, फिर तीसरे नंबर पर होता है वीर। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? ये लोक नृत्य का एक प्रकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होने वाले लोक नृत्यों का एक प्रकार है। ठीक, चलो, कजरी के गीत भी होते हैं यहां पर, हमको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? कैलकटा क्रोमोसोम किसकी पुस्तक? कैलकटा क्रोमोसोम के लेखक अमिताभ घोष हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? देखो, भारत में जब संविधान लिखा गया तो भारत में देखो, तब फोन तो नहीं था, इंटरनेट नहीं था, किसी को नहीं पता था संविधान निर्माताओं को ये सब आ जाएगा। लेकिन ये सब जब आया, इंटरनेट, कंप्यूटर, तो इससे संबंधित अपराध भी बढ़ने लगे। ठीक है, तो 2000 में, सन 2000 में पहली बार आईटी एक्ट शुरू किया गया, आईटी एक्ट जारी किया गया, यह कानून बनाया गया। ठीक है, और इसमें पहली बार सन 2008 में संशोधन किया गया। 2008 में इसका 66A नाम से एक क्लॉज था। उस 66A में क्या बोला गया कि अगर आप इंटरनेट पर किसी को अपमानजनक संदेश भेज रहे हो, अपमानजनक संदेश, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन यानी मानहानि, है ना, तो किसी के सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हो कुछ उल्टा सीधा बोल के, तो उसको इंक्लूड किया गया आईटी एक्ट में 2008 में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, भारत में नोटबंदी कब हुई? विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में अगर विमुद्रीकरण की बात करें तो 3 बार हो चुका है। ठीक है, एक बार 1946 में हुआ है। ठीक है, पहला देखो कब हुआ था, आज़ादी से पहले 1946 में हुआ था। दूसरा 1954 में हुआ था और तीसरा 2016 में हुआ था। अगर हम 1946 वाली नोटबंदी की बात करें तो यहां पर 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक है, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये जो नोट बंद हुए थे ये पुनः शुरू कब हो गए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पुनः शुरू कब हुए, पुनः शुरू कब हुए? 1954 में शुरू हो गए, 1954 में शुरू हो गए। और 1954 में सिर्फ 1000 और 10,000 के नोट ही नहीं शुरू हुए, बल्कि 5,000 के नोट भी शुरू कर दिए गए। 1000, 5,000 और 10,000 के नोट शुरू कर दिए गए। लेकिन बाद में 1978 आते आते, ठीक है, यहां पर 1978 कर लो, 1978 आते आते इन तीनों ही नोटों को बंद कर दिया। 1000, 5,000 का जो 1954 में शुरू हुआ था और 10,000, ये सारे नोट 1978 में बंद कर दिए गए। 2016 में भारत में तीसरा विमुद्रीकरण हुआ, जब नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाइयों बहनों, आज रात में 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं चलेंगे। माने कि महात्मा गांधी सीरीज के पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। तारीख क्या थी भैया, ये बताना है, तो गेस करने की कोशिश करो उस दिन तारीख क्या थी। उस दिन तारीख थी तो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने टीवी पर आकर के 8 बजे रात में इन नोटों को बंद कर दिया। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, यह प्रश्न पूछा गया है। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन या 17,000 मिलियन? अब देखो, असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से यहां पर पूछा गया था, जिस पर विवाद भी हुआ था। असल में यहां पूछा जाना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत नोट ये थे। अर्थव्यवस्था में प्रतिशत कितना था, परसेंटेज कितना था। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि भैया 17.4% नोट थे, वो 500 के थे। ठीक है, 17.5% नोट थे, 100 रुपए के जो नोट थे वो 17.5% थे। ठीक है, इसी तरीके से 1000 के नोट कितने थे? 1000 के नोटों की अगर हम बात करें तो 7% थे। ये था सही
क्वेश्चन जो कि पूछा नहीं गया। अगला प्रश्न, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन होगा? महमूद गजनवी नहीं, इसने तो दिल्ली में कभी अपनी हुकूमत स्थापित ही नहीं करी। ये आया, दिल्ली को लूटा, सोमनाथ को ध्वंस किया, चला गया। ठीक है, अलाउद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही जवाब है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने गुलाम मोहम्मद गौरी को 1206 पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराया और इसने वहां पर गुलाम वंश की नींव रखी, या जिसको ममलुक राजवंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब आपको पता चल गया है। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का शासक था, 1290 से 1316 तक इसने हुकूमत करी। आराम शाह गलत जवाब है, सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। धीरे धीरे करके हम एक एक विकल्प को देखेंगे और इसके बाद सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुमको ये पता है कि ये एक लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें करंट जा रहा है, ये एक तार है और ये दूसरा तार, ये दूसरी लाइन जा रही है। तुमको ये पता है कि यहाँ पर 100 वाट का या 500 वाट की हाई टेंशन लाइट है ये, ठीक है, 1000 वाट की, जो भी है, 1000 वाट का करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है। तुमको इसका वो नहीं पता, इसका वोल्टेज नहीं पता है ना, इसका वोल्टेज नहीं पता, तो तुम एक यंत्र लाओगे पोटेंशियोमीटर, जिससे तुम इन दोनों का लाइन कंपेयर करोगे। एक बार तुमको अगर इसकी पता है, अब इस पे तुमने लगाया तो तुमको पोटेंशियोमीटर ने बता दिया इसका तुम्हें पता है कितना है, इसके बाद तुम इसमें जब लगाओगे तो तुमको कंपैरेटिवली पता चल जाएगा कि इसमें क्या वोल्टेज बह रहा है ना। यानी कि पोटेंशियोमीटर का काम है पोटेंशियल बताना किसी लाइन के करंट का, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुमको दूसरी लाइन का करंट पता हो। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब नहीं हुआ। दूसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए बनाया जाता है। किसकी? दूध की शुद्धता। अब तुमको पता है दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा से दूध की शुद्धता नापी जाती है। फिर क्या आता है? फिर हाइड्रोमीटर आता है। ठीक है, क्या आता है? हाइड्रोमीटर आता है। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है? जो तरल पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ, उनके सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल को नापा जाता है। तो सही जवाब क्या हो गया? हाइग्रोमीटर हो गया। हाइग्रोमीटर का आविष्कार लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची ने पहला इसका प्रोटोटाइप बताया था। अब तुम में से कई सारे बच्चे बोलेंगे सर लियोनार्डो दा विंची तो चित्रकार थे। हाँ चित्रकार थे, बट बहुत काबिल आदमी था, है ना, उन्होंने इसकी खोज करी थी। फिर आता है एक पायरोमीटर। पायरोमीटर में ये पायरोमीटर जो है वो ये नापता है कि तापमान किसी जगह का कितना है। ठीक है, चलो, तो इस चीज के लिए पुरस्कार किया इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हाइग्रोमीटर को हम लोग आर्द्रता मापी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और यंत्र होता है जिसको हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, बैरोमीटर ये चेक करता है कि वायुमंडल में कितना पानी है, यानी कितनी नमी है, कितनी उमस है, आर्द्रता कितनी है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखें, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? देखो, भारत और, बात समझना, ये है भारत, है ना, इसी को तो हम भारत देखते हैं, और यहां पर हमको दिखाई देता है छोटा सा बांग्लादेश। ये आज की तारीख में बांग्लादेश हो गया। ठीक, अच्छा, जब भारत बना तो भारत दो तरफ बना। एक तो भारत इधर की साइड बना, ठीक है, और एक, सॉरी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो तरफ बना, एक इधर की साइड बना, एक इधर की साइड बना। ठीक है, इधर वाले पाकिस्तान को बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और इधर वाले पाकिस्तान को बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, इसी पूर्वी पाकिस्तान से जब भारत का युद्ध हुआ 1971 में, तो भारत ने पाकिस्तान से इस हिस्से को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया। अब ये जो दोनों लाइनें थी कि भारत का सीमा विभाजन ऐसे होगा कि एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान ने, इसके लिए एक रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, जिसका काम था भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करना। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण हुआ उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ, ध्यान देना, सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। क्या नाम था? सिरिल। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती थी, चाहे वो पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, और आज बांग्लादेश के साथ भी बनाती है। ठीक है, लगभग 4000 से भी ज्यादा मीटर का ये बाउंड्री लाइन थी। ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर की बॉर्डर की लेंथ है भारत और बांग्लादेश की। लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं रहीं। ठीक है, बांग्लादेश बनने के बाद भी कुछ विवाद रहे बांग्लादेश के साथ भारत में। पहले ये पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बन गया, पर विवाद खत्म नहीं हुए। जैसे कि हुआ क्या कि भारत के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ ऐसी जगहें थीं जो बांग्लादेश में आती थी, माने वो आ गए थे भारत की सीमा के अंदर, है ना,
वहां पर भारत की सेना तैनात थी, लेकिन वो क्षेत्र था बांग्लादेश का। और ऐसे ही बांग्लादेश की सीमा में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के कब्जे वाले थे, पर वहां पर सेना थी बांग्लादेश की। तो इन सारे क्षेत्रों का ट्रांसफर किया गया। अब चूंकि वो लोग जो बांग्लादेश के पास रह रहे हैं वो भारतीय हैं, लेकिन उनको भारतीय कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो बांग्लादेश में जो भारत में लोग रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, पर उनको कोई बांग्लादेशी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इन क्षेत्रों को वापस भारत ने बांग्लादेश से बदला। लगभग 111 क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से लगभग 51 ऐसे क्षेत्र लिए। ठीक है, ये इसके लिए भारत के संविधान में 100वां संशोधन किया गया। ठीक है, 100वां संशोधन किया गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थलों में से कौन एक नहीं है? नहीं है। ठीक है, चलो विकल्प है खजुराहो स्मारक समूह, दूसरा हम्पी स्मारक समूह, तीसरा सांची बौद्ध स्मारक और चौथा भीमबेटका शैलाश्रय। देखो सारे ही जो हैं इसमें ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, यानी विश्व धरोहर स्थल में आते हैं। ठीक, खजुराहो 1986 में विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बना था, हम्पी 1986 में बना था, सांची 1989 में बना था और भीमबेटका 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया था। लेकिन फिर भी पूछा गया है मध्य प्रदेश में स्थित विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है। तो विश्व धरोहर स्थल सारे हैं, यानी कोई एक ऐसा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कर्नाटक में है हम्पी। ठीक है, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में, बाकी सारे मध्य प्रदेश में। खजुराहो की बात करें तो छतरपुर जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है। और ये एक मंदिर समूह है, कई सारे मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजाओं ने करवाया था। लगभग जब इसका निर्माण कराया गया 950 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में, तो इसमें लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, निर्माण के समय लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, जो आज 42 ही बचे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बात आती है सांची स्तूप की। तो ये विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हमको देखने को मिल जाते हैं सांची के बौद्ध स्तूप। इसका निर्माण अशोक महान ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद में बारी आती भीमबेटका शैलाश्रय। देखो जब इंसान चल नहीं पाता, जब इंसान कपड़े तक नहीं पहनता था, यानी मानव सभ्यता से पूर्व पाषाण काल का जीवन जब जी रहा था, जब जानवरों को मार के शिकार करता था, तब मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। वहां पर गुफाओं में उसने चित्रकारी करी थी, है ना। तो पत्थरों के बीच में रहता था, है ना, गुफाओं में चित्रकारी करता था। तो वो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलो तो ये तीनों चीजें मध्य प्रदेश में। इसको 2003 में यूनेस्को का स्टेटस मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में लाइन कौन सी है जो दोनों देशों का विभाजन करती है? मैक मोहन रेखा बिल्कुल सही जवाब है। भारत और चीन के बीच में सीमा दो तरीके से है। देखो भारत की चीन के साथ दो सीमाएं हैं। ठीक है, एक पूर्वी सीमा है, ठीक, और एक पश्चिमी सीमा है। ये क्या मतलब हुआ सर? मुझे कुछ समझ नहीं आया, अभी समझते हैं बेटा। देखो भारत का अगर हम मैप देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे करके ही तो जाता है ना, ये ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये पूरब की साइड है। तो ये है भारत और चीन की पूर्वी सीमा। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम की साइड है, तो ये है पश्चिम सीमा। ठीक, तो भारत और चीन के बीच में जो पूर्वी सीमा है इसको हम लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन। क्या बोलते हैं? मैकडोनल्ड। ठीक है, और जो पश्चिमी सीमा है उसको मैक मोहन बोलते हैं। याद रखना, ये प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। बात समझ में आई? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन की पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, पूर्वी सीमा। बात समझ में आई? तो सही जवाब ये हो गया डूरंड रेखा। अब देखो, जब डूरंड लाइन को भी समझ लेते हैं। डूरंड बाउंड्री कमीशन बना था लगभग 1893 में। कब बना था? 1893 में। तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और भारत में अंग्रेज ही रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या? अब ये अफगानिस्तान हुआ करता था। तब क्या हुआ करता था? अफगानिस्तान हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा के निर्धारण के लिए एक सीमा बनाई, एक कमीशन बनाया जिसको डूरंड कमीशन बोला गया। तो ये सीमा निर्धारित हो गई पाकिस्तान के तब के भारत के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में। तो असल में डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारण के लिए 1893 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1893 में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ध्यान से देखो क्या हुआ। फिर भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा हो गया। क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा हो गया। अब भारत यहां पर हो गया,
ये पाकिस्तान हो गया, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। यानी आज की तारीख में जो डूरन लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, तो डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करती है आज की तारीख में, लेकिन बनी किसके बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, इतना याद रखना। ठीक है, चलो 1893 में ये रन लाइन बनाई गई थी। फिर रेडक्लिफ लेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ी देर पहले बनाया। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ तो सिरिल रेडक्लिफ कमीशन बना था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण की बात करता था। पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं, पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। ये भारत से नीचे देखोगे ना, श्रीलंका छोटा सा, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि क्या होती है, जब कोई देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये भारत है ना, ये भारत है, ये नीचे श्रीलंका है। अब यहां पर पूरा समुंदर है, ये पूरा हिस्सा समुंदर है, ये पूरा हिस्सा समुंदर है, ये भूभाग है। तो दो भूभागों को जब कोई पानी की बॉडी ने अलग किया है तो उसको जल संधि बोलते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। भैया जल्दी बताओ, ये प्रश्न तो गलत होना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, बताओ भाई। भारत जब आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के दुनिया के नक्शे पर भारत व पाकिस्तान दो देशों का उदय हुआ। ठीक है, कब, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, इसके साथ में ही कई छोटे मोटे राजे रजवाड़े भी निकले। ऐसी 565 रियासतें अंग्रेजों के जाने के बाद टोटल निकली थी। इन 565 रियासतों में से कुछ ने भारत में आना मंजूर किया और कुछ ने पाकिस्तान में जाना मंजूर किया। ठीक, इसमें से कई रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन उन सबको समझा बुझा के भारत के पक्ष में ज्यादातर रियासतों को कौन लेकर के आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर के आए। ठीक है, तो भारत का एकीकरण करने में एक तरीके से इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि आपका हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के महाराजा और भोपाल के महाराजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो कश्मीर और भोपाल के स्वतंत्र रहना चाहते थे, जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ के भोपाल में जाना चाहते थे। इन सबको भी भारत में लाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यानी सारी रियासतों का एकीकरण किया। इसलिए उनके जन्मदिन यानी 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है ना। भारत में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के, फ्रांस के, कनाडा के। इसका सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो यहां से क्या लिया गया है, तो यहां से लिया गया है भाई फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार जैसी चीजें, है ना, और राष्ट्र की प्रस्तावना जो जैसी चीजें यहां से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी तुम्हारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि लोकतंत्र का सिद्धांत हो गया, लोकतंत्र की अवधारणा हो गई, ठीक है, बंधुत्व का सिद्धांत हो गया संविधान में, फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत हो गया जिसको लिबर्टी बोलते हो, है ना, ये सारी चीजें कहां से ली हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई हैं। कनाडा से क्या ली गई हैं, जो गवर्नर का सिद्धांत हो गया, ठीक है, और जो भारत में संघीय प्रणाली रहेगी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत में गवर्नर होगा, ये सारी चीजें कहां से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, इथोपिया की मुद्रा पूछा जा रहा है। क्या है इथोपिया की मुद्रा, भैया इथोपिया की मुद्रा बिर है, ठीक है, क्या है, बिर है। इसी तरीके से अगर टका देखें तो बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की मुद्रा है। इसी तरीके से देखें तो शिलिंग कहां की मुद्रा है, शिलिंग बेटा कई पूर्वी अफ्रीकी देशों की मुद्रा है, जिसमें तंजानिया आ गया, ठीक है, तंजानिया आ गया, युगांडा हो गया, ठीक है, फिर सोमालिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा सोमाली लैंड हो गया। इन सारी जगहों में कौन सी मुद्रा चलती है, शिलिंग चलती है। बात समझ में आई, तो इन सारी देशों की मुद्रा शिलिंग है। डॉलर मुख्य रूप से अमेरिका की मुद्रा है ना, मुख्य रूप से अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन कई सारे अन्य देशों में भी चलती है। मुख्य रूप से अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन जैसे कनाडा में भी डॉलर चलता है लेकिन उसको कैनेडियन डॉलर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है लेकिन उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलते हैं। बात समझ में आई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य को जीडीपी, अब ये हमको मार्च 2020 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, हालांकि इसका जवाब नोएडा होना चाहिए था। अब यहां पर एक चीज तुम लोग और समझो, यहां पर तुम लोगों को एक चीज और समझनी है। नोएडा असल में कोई जिला नहीं है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है भैया, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू
ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। और ये आता है एक जिले के अंदर जिसको हम बोलते हैं जीबीटी नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर क्या है, जिला है जिसमें नोएडा एक छोटा सा लोकेलिटी है। तो नोएडा जो है ये सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है, अभी भी लेटेस्ट डेटा के अनुसार भी नोएडा ही है। एक और प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है जो करंट अफेयर्स में एकदम आने की संभावना है, क्योंकि पिछली जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। देखो उत्तर प्रदेश ना पिछले साल दिसंबर में, उत्तर प्रदेश पूरे भारत की जीडीपी में, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, पहले तो देखो जीडीपी होता है कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में भारत जितना भी वस्तु और सेवा उत्पादित करता है, यानी भारत में जितनी भी चीज़ों का उत्पादन होता है उनकी जो कीमत है उसको हम डोमेस्टिक जीडीपी बोलते हैं। यानी एक साल में भारत में जितनी भी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो भारत में जितनी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं उसमें से उत्तर प्रदेश द्वारा क्या योगदान दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है, ठीक, जीडीपी में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जीडीपी में दूसरे नंबर में कब आया है, दिसंबर में आया है, याद रखना। पहले क्या स्थिति थी, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता था, ठीक है, पहले महाराष्ट्र आता था, फिर तमिलनाडु आता था, ठीक है, और फिर गुजरात आता था, ठीक है, और इन सब के बाद कहीं यूपी का नंबर आता था। लेकिन दिसंबर में यूपी इन दोनों राज्यों को पिछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गया। अब भारत में जितनी भी चीज़ें उत्पादित होती हैं एक साल में उससे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र देता है, दूसरे नंबर पर यूपी देता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और फिर गुजरात। तो यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है। अगला प्रश्न, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। विकल्प है ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स या बोत्सवाना। देखो सही जवाब ले लो भैया। सबसे पहले तो एक बात समझो, ये दोनों को तो सीधे देखते ही निकाल देना। क्यों, क्योंकि ये राजधानी नहीं है, एक देश के नाम है, ठीक है। तो जवाब इन दोनों में से ही एक हो सकता है। तो अब समझने की अगर हम कोशिश करें तो ब्रसेल्स जो है ना, ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। कहाँ की है, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। और इसी तरीके से बोत्सवाना, एक मिनट रुकना, हाँ, बेल्जियम देश है और राजधानी क्या है, ब्रसेल्स है। इसी तरीके से तुम्हारी बहरीन क्या है, बहरीन देश है, ठीक है, बहरीन यहाँ पर देश है और राजधानी है मनामा, ठीक है। बोत्सवाना क्या है, देश है, राजधानी क्या है, बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैब्रोन, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है, गैब्रोन है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स राजधानी है और देश का नाम क्या है, अर्जेंटीना। सही जवाब क्या हो गया, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है, इतना ध्यान रखना। टिक मारो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ली। देखो हम सभी को पता है कि 1948 में दुनिया भर में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जारी किया गया। कितने दिसंबर को जारी किया गया, जिस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय बना, ठीक है, बात समझ में आई। और उस कार्यालय के अंदर सबसे बड़ी जो एजेंसी थी वो थी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। क्या नाम था संस्था का, एजेंसी का, ह्यूमन राइट कमीशन। ये दुनिया भर में अगर मानव अधिकार से संबंधित कोई वायलेशन होता था, कोई उल्लंघन होता था, उसकी जांच करता था ह्यूमन राइट कमीशन, यानी मानव अधिकार आयोग। लेकिन 2006 में इस संस्था को बदल के ह्यूमन राइट काउंसिल इसका नाम कर दिया गया। कमीशन की जगह काउंसिल यानी कि मानव अधिकार परिषद कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने पहले जीएसटी लागू किया। सबसे पहले जीएसटी लागू, अब जीएसटी को लागू करने से कितने प्रश्न पूछा जा सकते हैं, जीएसटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन जीएसटी के लागू करने से कितने प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है जीएसटी को लागू करने वाला देश सबसे पहले कौन था, फ्रांस था भाई, 1954 में लागू कर दिया था इन्होंने। भारत में जीएसटी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। भारत ने जीएसटी कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। भारत में पहला राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला, प्रथम राज्य भारत के अंदर आसाम था, याद रखना, ठीक है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी तारीख को लागू हुआ, कब लागू हुआ,
तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हालांकि कानून पहले बन गया था, ठीक है, ये पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ, जा करके देखो, है ना, कि कब राष्ट्रपति ने साइन किया, कब राज्यसभा से, कब लोकसभा से, ये सब जा करके देखो, रिसर्च करो, पिछली क्लासेस देखो, ठीक। लागू, अभी यहाँ पर सिर्फ लागू करने से संबंधित प्रश्न हमने देखे जितने बन सकते हैं। 1913-14 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव, जतरा भगत, महिपाल जगत राणा। जल्दी बताओ। देखो, असल में 1913-14 में ये आंदोलन शुरू हुआ और इसको जतरा भगत ने शुरू किया था, ठीक है। झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू जो होता है, छोटा नागपुर का पठार है, उसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ। असल में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का एक दूसरा रूप माना जाता था, उनका अवतार माना जाता था, ठीक है। एक आदिवासी आंदोलन हुआ करता था, ठीक है। इसे उरांव ताना भगत नामक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जो वहाँ के किसान आदिवासियों ने शुरू किया गया था, उनके ऊपर जो अंग्रेजों ने कर लगाए थे उसके तहत, ठीक। अगला प्रश्न देखो, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच में 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखो, मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित हुई? देख चुके हैं, 1946, 1948, 2016, 2017। सही जवाब है 2006, जब ह्यूमन राइट कमीशन को बदल करके ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित भारतीय भाषाओं में से एक नहीं है, आधिकारिक भाषाओं में से? तो भैया नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा, फारसी क्या है, एक विदेशी भाषा है। और भारतीय संविधान की शेड्यूल 8 में, यानी कि अनुसूची नंबर 8 में 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र है, जिसमें संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, संथाली भी है, फारसी नहीं है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? फारसी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फारसी को टिक मारो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी इनमें से कौन है? देखो, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी विभाग का, पहले ऑप्शन पढ़ लो, राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी ही होता है उस विभाग का। जो सचिव होगा वो सबसे बड़ा अधिकारी होगा। तो अगर तुम्हें कहीं भी सचिव दिख जाता है और उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पूछा गया है तो तुम उसी को टिक मारोगे, ठीक है। जैसे कि भारत में फाइनेंस मिनिस्ट्री है या वित्त मंत्रालय है, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय में सबसे ऊपर कौन होगा? वित्त मंत्रालय के मुख्यमंत्री होंगी, जैसे जो कि इस समय निर्मला सीतारमण है, ठीक है, निर्मला सीतारमण। निर्मला ताई के नीचे यानी वित्त मंत्रालय के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ये मंत्रालय एक है, इसके अंदर कई विभाग हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो सकता है ना, या फिर तुम्हारा राजस्व विभाग हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी होता है। तो राजस्व सचिव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ठीक है, चावल, गाय, सरसों, गेहूं। जल्दी से इसका जवाब दो। नीलगिरी खापली एक गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले तो ICAR यानी भारतीय जो तुम्हारा कृषि अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो आईकार यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और नई दिल्ली वाली हेडक्वार्टर ने ही तुम्हारी नीलगिरी खापली नामक प्रजाति को जारी किया गया है। ये उच्च गुणवत्ता वाली गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। इसके अलावा पूसा मालवी नाम की एक प्रजाति है गेहूं की, ठीक है। गेहूं की एक और प्रजाति है जिसका नाम क्या है? पूसा मालवी, ठीक, पूसा मालवी। तो ये भी एक गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति है। असल में इसका साइंटिफिक नाम ये नहीं है, साइंटिफिक नाम इसका क्या है? HD 4728 है। और इसी तरीके से नीलगिरी खापली का भी असली वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलगिरी खापली का भी ये नाम नहीं, इसका HW 1098 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चावल की बात करें, ठीक है, इस बाजरा की प्रजाति भी उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली जारी करी है, पूसा कंपोजिट नाम से। गोल तरबूज पूसा रौनक है, पूसा उत्कर्ष है जो लंबा तरबूज है ना। इस तरीके की तमाम प्रजाति ये लोग जारी करते रहते हैं। अगला प्रश्न, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय सरकार ने कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया? ये उस समय का प्रश्न है, आपको इसका जवाब पता होगा, है ना। इस प्रश्न का जवाब पता होगा कि भारत ने कई सारी, तुम्हारा ये जो एक म्यूजिकली नाम की ऐप होती थी, क्या बोलते थे यार इसको, टिकटॉक, है ना, इसको प्रतिबंधित किया था। इसके अतिरिक्त और कितनी ऐप को प्रतिबंधित किया था? इसका जवाब देना। ये है 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं। जवाब इसका वैसे 59 था। चारू मैम की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, है ना, उस क्लास को आपको
देखना है जाकर के, वहाँ पर वो अच्छे से सारे करंट अफेयर्स कराती हैं जो आपके एग्जाम तक पूरे हो जाएंगे, आपके जितने भी एग्जाम में ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बोबली, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनना है। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतुवाद्य यंत्र है। बोबली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं। विकल्प है एक सही है और दो, फिर दूसरा एक सही है और दो सही है। दूसरा विकल्प है एक सही है और दो गलत है। तीसरा है एक गलत है और दो सही है। चौथा है एक गलत है और दूसरा भी गलत है। अब अगर इसका जवाब देखें तो ये असल में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का राज्य यंत्र है। किसका? आंध्र प्रदेश सरकार का। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का। फिर पहला जो इसका है कि वृहद खिंचाव वाला तंतुवाद्य यंत्र है शास्त्रीय संगीत में। तंतु मतलब कि तार वाला है ना, वीणा में तार तो होते ही, ठीक है, बड़े लंबे तार होते हैं। बोबली वीणा को एकंडा वीणा के एकदम सही बात है, क्योंकि वो लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं, जैकवुड नामक लकड़ी से बनाए जाते हैं, है ना। तो दोनों ही इसका सही जवाब है। सही जवाब ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इसका सही जवाब देना है। तो देखो, इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, उसको यहां पर लिख देता हूं और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। इससे के तहत तुम ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ट्रिक है समस्त शोषण धर्म व शिक्षा में हुए और संविधान उसका उपचार है। ठीक है, अब ये ट्रिक मैंने यहां पर लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोच के देखो, जितने भी शोषण आज तक होते हुए आए हमारे यहाँ, जो निम्न वर्ग था समाज का, दलित वर्ग था, हरिजन वर्ग था, तो उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, गुरुकुलों में शिक्षा लेना की परमिशन नहीं थी, है ना। तो धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में ही तो उनका शोषण होता था उच्च वर्गों द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं समस्त शोषण। तो समस्त में अगर हम, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, कभी भूलोगे नहीं, समस्त में सम उठा लो तो ये हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। में उठा लो तो ये हो गया स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, फिर शोषण उठा लोगे अगर, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां धर्म उठा दें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसी तरीके से शिक्षा वाला अगर हम बात उठा लें तो शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों की बात आ जाती है ना। सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, और इसी तरीके से ये संविधान और उपचार उठा लें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतने ही कैटेगरी, 6 कैटेगरी के अधिकार ही तो बताए गए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो 6 तरीके के ही मूल अधिकार तो संविधान ने बताए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला समानता का अधिकार 14 से 18 तक चलता है, नहीं चलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक चलता है, नहीं चलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में चलता है, नहीं चलता है। फिर 24 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलता है कि नहीं चलता है। 29 और 30 में चलता है आपका शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 भी हुआ करता था, वो आपका प्रॉपर्टी का अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार, पर उसको अब मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस में लगाई जाती है? ये आपके लगाई जाती है अनुच्छेद 23-24 में, है ना, जिसमें 23 मना करता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर और 24 आपके चाइल्ड लेबर को बना करता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये व्यक्ति का शोषण रोकने के वाले अधिकार है ना, उस कैटेगरी में आएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का काल कितने वर्षों का होता है? जल्दी बताओ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या कुल मिला के 10 मानव अधिकार संधि निकाय हैं। ठीक है, जो मानवाधिकार क्षेत्र में जो अलग अलग स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं मान्यता प्राप्त, उनके से मिलकर के बने हैं और इनकी अवधि 4 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं? कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब है बी, 5। यानी भारत में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय है।
ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी, ठीक है। इसमें से कुछ गुप्तचर प्रशिक्षणों विश्वविद्यालयों की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो एक चंडीगढ़ में है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, फिर हैदराबाद में है, कोलकाता में है, जयपुर में है और गाजियाबाद में है। टोटल 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं। आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी। एक और क्लास हम लेकर के आएंगे कल इसी समय, है ना। तो आप उस पर जुड़ना ना भूलिएगा। जैसा कि हमारा वादा है कि 15 क्लास में से आप ये सारे प्रश्न कर लीजिए और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में एसआई जो आपकी परीक्षा होने वाली है वहां पर 38 में से कम 35 प्रश्न बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरी क्लासेस करी हैं, किसी और चैनल पर मैं पढ़ाता था, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, वहां पर मैंने जितने प्रश्न कराए थे करीब 20 सेट कराए थे और वहां से एक एक प्रश्न बना हुआ था हर शिफ्ट के हर एग्जाम में फरवरी में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।